गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज है हिंदी का पीवाईक्यू पार्ट 2। देखिए, आपका मंडे ट्यूसडे को उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू आपको दिए जाएंगे मॉर्निंग में, और वेनसडे थर्सडे को आपको ये हिंदी वाले पीवाईक्यू मिलेंगे, और साथ ही फ्राइडे सैटरडे को जीएस के पीवाईक्यू मिलेंगे। ओके, आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी के, वहां पर दोस्तों इस सीरीज का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चनों के आसपास के जितने महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं या जो भी इसकी व्याख्या होती है, मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और आप इस सीरीज को, साथ ही जो हमारी शाम वाली टेस्ट सीरीज आती है, उत्तराखंड जी की टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज, उसको फॉलो करते हैं तो यकीनन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, ये मॉक टेस्ट के हिसाब से लगाइए और आपके मतलब जो सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, हिंदी, उत्तराखंड और जीएस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज पीवाईक्यू, हिंदी पीवाईक्यू पार्ट 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मूल स्वर कौन सा है। ठीक है, तो बताना है मूल स्वर कौन सा है। देखिए, हिंदी रिवीजन क्लास महाकुंभ भी चल रही है चैनल पे आजकल, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्वर वाला चैप्टर आपको कराया है। मूल स्वर दोस्तों हिंदी में होते हैं 4। ठीक है, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अ, दूसरा होता है छोटी ई, अगला होता है छोटा ऊ, और फिर होता है री। ठीक है, तो ये 4 वर्ण है भाई हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर होते हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती, और ये बोला जा सकता है कि ये स्वतंत्र स्वर, इनका अन्य नाम है स्वतंत्र स्वर होते हैं ये। ठीक है, स्वतंत्र स्वर भी कहेंगे इनको। अब दिए गए ऑप्शन में कौन है भाई? तो दिए गए ऑप्शन में है छोटा ऊ, तो ये हो जाएगा आपका मूल स्वर। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग से निर्मित निम्न शब्दों में प्र उपसर्ग नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो प्रारंभ में आपका प्र उपसर्ग है, प्रसिद्ध में भी है, प्रमेय में भी है। प्रतिकूल जो शब्द है इसमें प्र उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल में आपका कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग, और प्रति उपसर्ग से बने अन्य कुछ शब्द देख लो, जैसे कि प्रतिनिधि। प्रतिनिधि में आपका प्रति उपसर्ग होता है। उपसर्ग देखिए वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रत्येक में भी आपका प्रति उपसर्ग होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, इसमें भी प्रति उपसर्ग है आपका। नेक्स्ट अगर वर्ड की मैं बात करूं तो प्रतिकार, प्रतिधन कार, प्रतिकार। ठीक है, और एक और देख लो प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रतिरक्षण भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं प्रतिक्षण। प्रतिक्षण में भी क्या है आपका? प्रति उपसर्ग है। तो ये भैया प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द है। प्रत्येक कई बार पूछता है, प्रत्येक का संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन इक। ठीक है, ये हो जाता है फिर आपका प्रत्येक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रतिधन इक होता है प्रत्येक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतिधन एक होगा। ठीक है, ठीक है, इक नहीं होगा, एक होगा, प्रतिधन एक, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ई। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाता है? यो में बदल रहा है, तो यंग संधि है इसमें। ठीक है, यंग संधि प्रत्येक में होती है, यंग संधि, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ओष्ठ नहीं है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, तो व्यंजनों के जो 5 समूह हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें देखिए आपका कंठ वर्ण आते हैं, तालव्य वर्ण आते हैं, मूर्धन्य वर्ण आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका ओष्ठ वर्ण आते हैं। तो आपका दिए गए विकल्पों में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका ओष्ठ व्यंजन नहीं होगा इसमें। कौन सा? ध। ठीक है, ध्यान रखिए, ध इसमें ओष्ठ व्यंजन नहीं होगा। तो व्यंजनों का जो वर्ग है, देखिए क वर्ग जो होता है, पूरा क वर्ग क्या होता है हमारा? ये आपका कंठ वर्ण होते हैं, कंठ, कंठ से ध्वनि निकलती है इनकी। ठीक है, क ख ग घ य। अगला होता है च वर्ग। च वर्ग में जितने भी व्यंजन होते हैं ये आपके तालव्य व्यंजन होते हैं, तालु से आवाज निकलती है। अगला ठीक है ट वर्ग। ट वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं ये आपके मूर्धन्य होते हैं, मूर्धा बोलते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद आपका त वर्ग। त वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, त थ द ध न, ये होते हैं दंत्य, दंत या दंत बोल सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका प वर्ग। प वर्ग के प फ ब भ म, ये आपके ओष्ठ होते हैं। ठीक है, ओष्ठ, ध्यान रखेंगे।
महत्वपूर्ण है। और इनमें जो आपका पंचमा अक्षर होता है न, य, ण, न, म, ठीक है, ये आपके नासिक के वर्ण होते हैं, नाक से ध्वनि निकलती है इनकी, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्येष्ठ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, ठीक है, विलोम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, ठीक है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना यूके ट्रिपल एससी का, आप क्या बनते हैं? कनिष्ठ सहायक, ठीक है, कनिष्ठ सहायक बनते हैं। तो कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। तो कनिष्ठ सहायक का जब प्रमोशन होता है तो ज्येष्ठ सहायक तो नहीं बनता, वरिष्ठ सहायक बनता है, ठीक है, वरिष्ठ सहायक, ठीक है। कभी कभी पोस्ट भी पूछ लेता है ना यूके ट्रिपल एससी आजकल। वरिष्ठ के बाद बनता है प्रधान सहायक, बड़े बाबू बोलते हैं जिसको, ठीक है, बड़े बाबू। तो यहाँ पर ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। वे शब्द जो बिना विकृत हुए ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जो बिना विकृत हुए यानी कि किसी भी प्रकार का उनमें विकार पैदा ना हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं ये कहलाते हैं आपके क्या? तत्सम शब्द। क्लियर? और जो शब्द संस्कृत से तो आए हैं लेकिन विकृत हो चुके हैं उनको कहा जाता है तद्भव शब्द। हैं तो संस्कृत के हो लेकिन वो क्या है? विकृत हो चुके, विकार पैदा हो चुका है उन शब्दों में, थोड़ा बदल गया है स्वरूप, तो वो तद्भव कहलाते हैं। हमने जो विदेशी भाषाओं से शब्द लिया उनको विदेशी शब्द या आगत शब्द कहा जाता है, ठीक है। और देश में पैदा हुए जो शब्द है उनको देशज शब्द कहा जाता है, देश में ही उत्पन्न जो शब्द है। क्लियर? चलिए, इनमें से भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, भ्रमर का पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स बताना है। भ्रमर मतलब भौरा, ठीक है, भ्रमर मतलब भौरा, ठीक है, फूलों पर बैठता है जो। तो दिए गए विकल्पों में भौरे का पर्यायवाची है मिलिंद, ठीक है। तो भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं मिलिंद, भौरा, मधुप, मधु मतलब मधु बनाता है ना, मीठा मतलब फूलों का रस चूसता है वो, अली कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा षटपद यानी कि 6 पैर होते हैं इसके, ठीक है, और मधुकर, ठीक है, मधुकर भी इसका ही है पर्यायवाची, एंड भृंग। तो ये कुछ पर्यायवाची हैं आपके किसके? भंवरे या भ्रमर के, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेट में पांव होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि पेट में ही पांव होना। देखिए, पेट में पांव होना, ठीक है, तो पेट में पांव होने का अर्थ होता है दोस्तों, सही आंसर होता है इसका अत्यंत छली या कपटी होना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है, छली या कपटी व्यक्ति होना। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है? देखिए, ये समास जो है आपका यूके ट्रिपल एससी में तो नहीं है, बट लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है जहाँ पे हिंदी होती है। जैसे प्रवक्ता स्क्रीनिंग है उसमें आई थिंक पूछा जाएगा ये, और भी बहुत सी जैसे 100 नंबर के हिंदी पेपर होते हैं यूके पीएससी वाले, उसमें समास है, जबकि यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कौन सा समाज है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है? कह सकते हैं इसको हमारा, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कर्मधारय। एग्जाम्पल से समझेंगे, नील कमल, नील कमल में कर्मधारय समास है, नीला है जो कमल, मतलब नीला है जो कमल, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका, चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कर्मधारय समास। इसमें देखिए कमल नयन जो शब्द है, कमल, कमल जैसे नयन, कमल नयन में भी आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है दिए गए विकल्पों में? तो देखिए ध्यान से देखते हैं आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तो वागीश जो है, वागीश में तो व्यंजन संधि है भाई, वागीश, वाक धनीश। विस्मरण में भी आपका व्यंजन संधि है, वी धन स्मरण होता है, विस्मरण। जलोर्मी जो है, जलोर्मी में आपका कौन सी संधि होगी? तो जलोर्मी में आपकी होनी चाहिए गुण संधि। तो बचा निनिर्मेष, ठीक है, तो निनिर्मेष में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, निनिर्मेष। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से प्रत्यय कौन सा है? इनमें से दिए गए शब्दों में से कौन सा एक प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग तो प्रारंभ में जुड़ते हैं जबकि प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं शब्द के, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में देखिए ये तीनों ऊपर के जो है ये तो उपसर्ग हैं,
ऑप्शन डी जो है इसमें प्रत्यय है, इक प्रत्यय। इक प्रत्यय देखिए, इक प्रत्यय से बने शब्द पूछ लेता है, तो जैसे कि आपका धर्म धन इक, तो धर्म धन इक आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक, ठीक है। ऐसे समाज धन इक, सामाजिक पूछता है कभी कभी वर्ड, और इनमें कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय वाले, ठीक है। नैतिक, नैतिक में भी इक प्रत्यय है। ऐसे बोले लौकिक, लौकिक में भी आपका इक प्रत्यय है। आपका भौगोलिक, भौगोलिक इसमें भी इक प्रत्यय है, ठीक है। उसके अलावा मासिक, वार्षिक, ठीक है, मासिक और वार्षिक शब्द, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय है। और ऐतिहासिक, आर्थिक, ये सभी हमारे इक प्रत्यय से बने शब्द हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। उच्चारण के स्थान के आधार पर च किस वर्ग का व्यंजन है। मैं आगे ऊपर बता चुका हूं आपको पांचों जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, इससे क से प वर्ग तक। तो च वर्ग जो होता है हमारा, च वर्ग, च वर्ग मैंने आपको क्या बताया, ये आपका तालव्य व्यंजन होते हैं, तालव्य, तालु से इनका आवाज आती है, उच्चारण स्थान तालु होती है इसकी, ठीक है। तो तालव्य ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है, देखिए भारतेंदु, तो भारतेंदु शब्द को देख लीजिए आप, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, ठीक है। भारत, त मतलब अ, धन ई बराबर क्या हो रहा है, ए, तो अ धन ई बराबर जहां पर ए होता है वहां पर कौन सी संधि होती है, तो वहां पर होती है आपकी गुण संधि, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन डी, गुण संधि, डी सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे। जो नियत समय से पहले या पीछे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो नियत समय से पहले या पीछे हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका असामयिक, ठीक है, असामयिक, जिसका समय पता नहीं चल रहा है, असामयिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। वो व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका पथ से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिए ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो हवा है नाक से, नाक के नथुने जो है वहां से बाहर निकलती है, तो इन व्यंजनों को कहा जाता है आपका अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं हिंदी में अनुनासिक व्यंजन, तो व्यंजनों की बात करें तो देखिए आपका न, ठीक है, य, उसके अलावा ण, न और म, ये हमारे क्या होता है अनुनासिक व्यंजन। इन व्यंजनों को आपका नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नासिक्य व्यंजन, या पंचमा अक्षर भी इनको कहा जाता है, पंचमा अक्षर, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ये नासिक्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई भाई, ठीक है, यानी कि रस्सी तो जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई, कहने का मतलब कंगाल हो गया आदमी लेकिन फिर भी जो उसकी सेकी है वो बगार रहा है वो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि धन जाने के उपरांत भी सेकी का न जाना, ठीक है, धन खत्म होने के बाद भी जो ठाट बाट दिखाने की आदत होती है ना, आदमी जो अपनी एक सेकी दिखाता है, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक ढकोसला जो है उसका समाज में, ठीक है, तो वो आपका खत्म नहीं होता है, होता है ना, थोड़ा ईगो होता है, एटीट्यूड होता है जो सेठ लोगों में, तो ये आपका इसी के लिए उपयुक्त की जाती है, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। या कभी कभी ऐसा भी आता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मन के सुख दुख क्रोध हर्ष आदि भावों की तीव्रता व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो मन के सुख हो गया, दुख हो गया, क्रोध, हर्ष, विस्मय आदि की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपका विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं अरे, ठीक है, अरे हो गया, हे, ठीक है, हे राम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं छी छी, ठीक है, छी छी, ठीक है, छी छी बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं वाह क्या नजारा है, आश्चर्य व्यक्त करते हैं ना, और ऐसे ही मान लीजिए क्रोध में हट बोलते हैं, जब हट, ठीक है, हट बोलते हैं तो वहां पे भी लगता है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। कोई आया है वाक्य में कोई शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है, ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद, लास्ट पीवाईक्यू में भी आपको मैं बता चुका हूं,
और इसमें जो आपका कोई जो आता है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, किसी, ठीक है, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। ठीक है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इनमें से तद्भव है, देखिए। ठीक है, तो तद्भव शब्द भाई इनमें ध्यान से देखेंगे। आकाश तो तत्सम है, प्रकाश भी तत्सम है, समुद्र भी तत्सम है। कपूर जो शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, कपूर का जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, यानी कि कपूर है तद्भव, बाकी सभी क्या है तत्सम है इसमें। ठीक है, कर्पूर कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, और तद्भव बताने के लिए बोला तो कपूर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, मित्रता, तो देखिए संज्ञा के भेद भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं रिवीजन क्लास महाकुंभ में भी। और संज्ञा के जो भेद होते हैं उसमें मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का वह प्रकार जिससे किसी वस्तु या कोई भी व्यक्ति आदि के गुण, दोष, ठीक है, दशा आदि का बोध होता है, वहां पे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बात करें बचपन, ठीक है, बचपन, ठीक है, ऐसे मैं बात करूं जवानी, ये दशा है। उसके अलावा मैं बात करूं बुढ़ापा, ठीक है, ये भी दशा है। ऐसे मैं बात करूं सुंदरता, सुंदरता देखिए सुंदरता क्या है, आपका गुण है। ठीक है, और कायरता, ठीक है, ऐसे सच्चाई, आशा, बुराई, ठीक है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोमलता, कई बार कोमलता भी पूछ लेता है, कोमल शब्द से कोमलता भाववाचक संज्ञा बनती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है, तो जौनसारी भाषा में देखिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां और कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली दी है आपको। और शब्दावली वाली में मैंने आपको कुमाऊनी गढ़वाली के साथ साथ जौनसारी शब्द और भूटांतिक शब्द, उसके अलावा थारू शब्द, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण सभी शब्द उसमें दिए हैं, देख लेना। आगे भी वो सीरीज कंटिन्यू करूंगा, कुछ जो शब्द रह गए हैं उनको फिर देखेंगे उसमें। अब देखिए जौनसारी भाषा में मेहमान को कहा जाता है पावना। ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, पावना, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी, ये तो कहा जाता है किसमें, जौनसारी में। वहीं मैं बात करूं गढ़वाली में, गढ़वाली में मेहमान को क्या कहा जाता है, तो गढ़वाली में कहा जाता है मेहमान को पौना। ठीक है, पौना या पौनी भी बोलते हैं, पौनी। और वहीं कुमाऊनी में बोलते हैं, देखिए कुमाऊनी में मेहमान को, तो कुमाऊनी में मेहमान के लिए शब्द यूज होता है पौन। ठीक है, आ की मात्रा हट जाती है, पौन या पौन भी कहते हैं, पौन आए हैं आज। ठीक है, पौन या पौन, ठीक है, तो ये कुमाऊनी में कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो ये था आज हिंदी का पीवाईक्यू पार्ट 2। आज इजी क्वेश्चन थे, हालांकि इससे मतलब नहीं है कि इसमें देखिए पीवाईक्यू है, ये तो कहीं पे कठिन होंगे, कहीं पे इजी होंगे, बट इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको क्या करेगा कि पीवाईक्यू के साथ साथ के अन्य जो आसपास के महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं क्वेश्चन से जुड़े हुए, वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको ये पीवाईक्यू सीरीज कैसी लग रही है दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें और अपना ध्यान भी रखें। बाकी देखिए एक इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग बोलते हैं कि कोर्स, तो देखिए कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिल जाएगा इस नाम से, न्यू कॉम्बो कोर्स कंप्लीट कोर्स फॉर यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम। ठीक है, इस कोर्स में आपको मिलता है सामान्य हिंदी कंप्लीट, उत्तराखंडी जीके भी इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा, सामान्य अध्ययन जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पूरा मिलेगा, जनरल रीजनिंग की क्लास चल रही है और साथ ही कंप्यूटर भी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें सभी सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाते हैं, तो इस कोर्स में आप लोग इनरोल कर सकते हो। क्लियर। उसके अलावा देखिए कुछ लोग करंट अफेयर पूछते हैं, तो करंट अफेयर की भी टेस्ट सीरीज है आपकी एप्लीकेशन स्टोर पे, जो कि करंट अफेयर लाइफ टाइम टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट सीरीज जो कि 145 की होगी, 145 दिखाता है प्राइस जिसका, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, जिसमें केवल टेस्ट मिलेंगे आपको टेस्ट फॉर्मेट में। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नया एक कोर्स लॉन्च हुआ है 100 रुपीज का, लाइफ टाइम कोर्स है भी, जिसमें आपको हर महीने की नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की मैगजीन या पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उस कोर्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य मॉक टेस्ट सब है वहां पे एप्लीकेशन स्टोर पे, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जीएस के, उनको आप लीजिए।
फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय देवभूमि।